नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्रहार और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। आज बात होगी उस हल्ला गैंग की जिसने कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया, ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे देश में कोई व्यवस्था नहीं है, हर तरफ लाचार है लोग, हर तरफ बेबस है लोग और हर दिन कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इनमें सच्चाई भी थी। लेकिन सवाल तो ये है, वो हल्ला गैंग जो संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ हल्ला मचाना शुरू कर चुका था, आज जब संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं तो वो कहां छुप गया है? मुंह पर ताला क्यों लग गया है? अब क्यों नहीं जोर जोर से चिल्ला करके ये कहा जा रहा है कि हाँ, कोरोना को कंट्रोल करने में जो कदम उठाए गए वो कारगर साबित हुए हैं। आज उन्हीं हल्ला बोल गैंग पर हम 5 का प्रहार करेंगे और जिन सवालों के साथ आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें पहला सवाल यही होने जा रहा है 5 के प्रहार में कि वो हल्ला गैंग आज कहां है? वो हल्ला गैंग आज क्यों नहीं कहता कि हाँ, कोरोना के मामले कम हुए हैं? संक्रमण काल फिर भी सियासी चाल था क्या? हल्ला मचाना, लोगों में दहशत फैला देना, भ्रम फैला देना, क्या ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था? दूसरा सवाल ये कि आपदा में मौका ढूंढने वालों को क्या टीका लग चुका है जो उनकी बोलती बंद हो चुकी है? तीसरा सवाल आज 5 के प्रहार में यह है कि कोरोना केस कम, अब हल्ला गैंग हुआ बेदम, दम निकल चुका हल्ला गैंग का, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं कहने के लिए। चौथा सवाल 5 के प्रहार में आज हम पूछने जा रहे हैं, महामारी में सियासी प्राणवायु ढूंढने वाले कहां चले गए हैं जिनको कोरोना यानी कि आपदा में अवसर नजर आ रहा था? पांचवा सवाल, सावधानी में सेंध लगाने वालों का इलाज क्या होना चाहिए? इन सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। दुश्मन पर भारत का महाआक्रमण, कोरोना केस कम, हल्ला गैंग बेदम, घटा संक्रमण, फिर भी क्यों सियासी भ्रम? सावधानी में सेंध लगाने वालों पर प्रहार। कम हो गई कोरोना की रफ्तार, घटने लगे बीमार, अस्पतालों में भरपूर उपचार। संक्रमण के खिलाफ सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन का असर दिखने लगा है। 54 दिनों में न सिर्फ कोरोना कंट्रोल हुआ बल्कि स्वस्थ होने वाले भी बढ़ गए हैं। 1,27,000 नए केस, 54 दिनों में सबसे कम केस, 2,795 लोगों की मौत, करीब 19 लाख, 43 दिन बाद 20 लाख से कम, रिकवरी रेट 92.09%, संक्रमण दर 6.62%। आंकड़ों से साफ है कि एक तरफ संक्रमण की रफ्तार घटी है तो दूसरी तरफ टीके की डोज तेज हो गई है। अब तक 21.5 करोड़ लोगों को टीका दिया जा चुका है। महामारी के खिलाफ केंद्र से लेकर राज्य सरकार सब एक्शन में है। स्थिति काबू में आते ही हल्ला गैंग तो बेदम हो गया है, मगर कुछ लोग सावधानी में सेंध लगाने में लगे हैं। 3 तस्वीरें देखिए, कैसे राजस्थान के जयपुर, महाराष्ट्र के पुणे और यूपी के सीतापुर में कोरोना नियमों को ताक पर रखा गया है। राजस्थान के जयपुर में सख्त लॉकडाउन की जमकर उड़ाई धज्जियां, हाजी रफत के जनाजे में उमड़ी हजारों की भीड़, जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। कांग्रेस सरकार के 2 विधायक इसमें मौजूद थे, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए। आपके मंत्री के पिताजी के जनाजे में हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, तब कोरोना नहीं फैलता है, तब यहाँ पर कोई लॉकडाउन के नियम नहीं टूटते हैं। आखिर तुष्टीकरण की राजनीति करके इस वोट बैंक के लिए आप राजनीति जो कर रहे हैं, इसको राजस्थान की जनता पहचान चुकी है। महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी विधायक महेश लांडगे ने भी खुलेआम कोरोना के नियमों को तार तार कर दिया। बेटी की शादी की रस्मों में जुटाई भीड़। यूपी के सीतापुर में छूट मिलते ही भीड़ बेकाबू हो गई। लॉकडाउन खुलते ही मंडी पहुंचे लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था इनको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। आपको बता दें कि यूपी के 61 जिलों में आज से ही कोरोना कर्फ्यू में छूट लागू हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना को कंट्रोल करने के लिए लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। यूपी में अब सिर्फ 32,000 कोरोना के एक्टिव केस बचे हैं। लखनऊ में टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण करने के बाद योगी बोले, जून में 1 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। 1,83,00,000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन दिया है।
अकेले जून महीने में हम लोगों का लक्ष्य है कि हम 90 से 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन देंगे। सरकार जनता के बारे में सोच रही है, देश को कोरोना मुक्त करने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, आपकी और देशवासियों की वजह से काबू में आया है। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने का सीधा मतलब है वायरस को और बढ़ने का न्योता देना, तीसरी लहर को सीधे आमंत्रण देना। तो आज हमारे साथ सावधानी में सेंध लगाने वालों पर करिए 5 का प्रहार। तो सवाल यही है कि जब देश में स्थितियां संभल रही हैं तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि हम उस दौर से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं जहां चुनौतियां बड़ी थी, एक एक जिंदगी को बचाने की सबसे बड़ी जद्दोजहद की तस्वीर भी देश ने देखी थी। लेकिन आज स्थितियां जब थोड़ी संभलती नजर आ रही हैं तो मैं ये पूछ रही हूं कि वो हल्ला गैंग कहां है जो चीख चीख कर ये कह रहा था कि भारत में तो सिस्टम वेंटिलेटर पर जा चुका है। अब जब वेंटिलेटर से फिर से स्थितियां संभलती नजर आ रही है तो वो लोग कहां छिपे हुए हैं, मैं जरूर ये सवाल कर रही हूं आज। और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी से स्पोक पर्सन है बीजेपी के। मेरे साथ सत्यदेव पचौरी साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी के एमपी हैं कानपुर लोकसभा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अवनिजेश अवस्थी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सुचि विश्वास मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़ चुके हैं, स्पोक पर्सन है आरजेडी के। मेरे साथ एमएच खान साहब जुड़ चुके हैं, लीडर है बीएसपी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को। और मेरे साथ इस वक्त मेरे रिपोर्टर्स भी अलग अलग जगहों पर जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त गौरव जुड़े हुए हैं दिल्ली से, मेरे साथ गौरव कानपुर से जुड़े हुए हैं, पीयूष मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और मेरे साथ एशा कोटक जुड़ी हुई है मुंबई से। लेकिन अपने हम रिपोर्टर्स के पास जाए उसके पहले मैं आपको वो 54 दिनों के आंकड़े दिखाती हूं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे संक्रमण का ये पूरा स्तर धीरे धीरे कम हुआ है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये जानना भी जरूरी है देश के लिए कि आखिर किस तरीके से। ये देखिए 6 मई को जो ये ग्राफ था ये कैसे बढ़ता हुआ 4,12,000 केसेस थे। 12 मई को यही ग्राफ 3,48,000 पे आया। 18 मई को यही ग्राफ कम होकर के, सोचिए 4 से हम शुरू हुए थे, 4 से 3, 3 से 2,63,000 केसेस कब आए 18 मई को। और अब देखिए यानी एक एक हफ्ते के अंतर पर मैं आपको बता रही हूँ 24 मई को यही आंकड़ा आ गया 2,16,000 पर। और आज आप ये समझिए कल 31 मई थी और 31 मई को यह आंकड़ा पहुंच गया था 1,27,000। यानी आप समझिए ये पूरे ग्राफ को अगर आप देखेंगे, ये अकेले मई का पूरा ग्राफ मैं दिखा रही हूं और इसमें अगर आप देखेंगे तो 5 हफ्तों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 6 मई से लेकर 31 मई तक की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें आंकड़ों का जो दर था वो 4 लाख से सबसे ज्यादा जब पीक था, जब सबसे ज्यादा कोरोना संकट था, तब 6 मई को हमने देखा था कैसे जो मामले थे वो अनियंत्रित नजर आते थे। लगता था स्थितियां कहां जाके संभलेंगी, लेकिन स्थितियां धीरे धीरे कम होकर के 31 मई को 1,27,000 मामले आए कम। लेकिन ये मामले जब कम हो गए तब क्यों नहीं कहा गया कि हाँ काम किया गया, हाँ लॉकडाउन ने असर किया, हाँ सरकार की तरफ से जो प्रयास थे वो नजर आए, इस पर क्यों नहीं बात करी गई थी। और मैं जरा रुक करती हूँ गौरव का। गौरव मुझे बता दीजिए, आज से दिल्ली में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और हमने देखा वो संक्रमण के मामले जो 6 मई को सबसे ज्यादा नजर आए थे 31 मई होते होते तक काफी कम हो गए। आज अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जरा मुझे बताइए ये जो मामले हैं किस तरह से कम हुए और वहां के जो लोग हैं अब क्या कहते हैं, उनको लगता है अब हम उस संकट से बाहर आ चुके हैं? देखिए बिल्कुल तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कानपुर के नवीन मार्केट से, जहां साफ तौर पे देखिए अब ये मार्केट आज अनलॉक जब चालू हुआ है तो ये मार्केट खुल चुकी है और तमाम लोग ऐसे हैं जो अब यहाँ मार्केट में आज आए हुए हैं। और हम आपको अगर तस्वीरें दिखाएं जिस तरह से पिछले 1 महीने में आंकड़े बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं स्थिति अब कंट्रोल में आ गई है। और तस्वीरें देखिए कि मार्केट जो है वो पूरी तरह से खुल चुकी है और यहाँ पर लोग अब आ रहे हैं। और देखिए शॉपिंग के लिए भी लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार गौरव मैं आपके पास आऊंगी, गौरव फेलियर की बात कही जा रही है तो अब मैं आऊंगी आपके पास। गौरव त्रिवेदी हमें कानपुर से रिपोर्ट दिखा रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त गौरव श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, दिल्ली से वो जुड़े हुए हैं। दिल्ली की मैं जरा तस्वीरें देख लेती हूँ। गौरव दिखाइए आपके पास जो तस्वीरें क्या कहती है, क्योंकि आज दिल्ली अनलॉक धीरे धीरे हो रही है, क्या कहती है वहां की तस्वीरें, किस तरह से मामले कम हुए हैं, लोगों को क्या विश्वास है कि हम चुनौती से बाहर आ चुके हैं? गौरव श्रीवास्तव। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें देखिए सबसे महत्वपूर्ण आरएमएल अस्पताल के बाहर की हमने दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ होती थी। लेकिन अब अनलॉक जो है वो प्रक्रिया शुरू की गई है और आपको सड़कों पर आवाजाही दिखेगी। यहाँ अस्पताल के बाहर मरीजों की कतार नहीं दिखेगी जो बेड के लिए इंतजार करते थे और 250-300 बेड जो हैं वो भी आरएमएल में अभी की स्थिति में खाली हैं। आज की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में जो है तकरीबन 70,000 टेस्ट कराए गए थे, लेकिन मात्र 600-650 मामले आए, यानी कि पॉजिटिविटी रेट भी जो है वो घट
घटकर 1% से नीचे आ गया है। तो जाहिर तौर पर यह दिखाता है कि किस तरीके से सिस्टम ने, लोगों ने, सबने मिलकर इस कोरोना की लड़ाई को लड़ा। और अब आपको जो ये आवाजाही और चहल पहल दिखेगी, दिल्ली में जो है वो क्रमशः जो है वो अनलॉक की बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वर्क और फैक्ट्री वर्क को इजाज़त दी गई, मार्केट खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। लेकिन अगर केसेस इस तरह से घटते रहे तो जाहिर तौर पर मार्केट भी खुलेगा। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही हैं और स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं। और लोगों के लिए ये तस्वीरें इस नाते भी देखना जरूरी है कि जिस तरीके से लोगों का बीपी हाई होता रहता था तस्वीरें देखकर, अब इस तस्वीरों को देखकर लोग सुकून महसूस कर सकते हैं कि वापस। बिल्कुल गौरव, आप सही कह रहे हैं। आप जहां पर खड़े हैं यहाँ पर लंबी लंबी लाइन हुआ करती थी। आरएमएल से इस वक्त गौरव आपको तमाम जानकारियां दे रहे थे। पीयूष मेरे साथ एम्स से जुड़े हुए हैं। पीयूष बताइए, आप लगातार एम्स से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, क्या जो आंकड़े हैं जो हमने देखे 6 मई से कम हो रहे हैं, आज आपको नजर आता है वो जो लंबी लंबी लाइनें होती थी मरीजों की, उनमें कमी आज आप देखते हैं? श्वेता, आपको बता दें ये वही दिल्ली है जहां एक दिन में 30,000, लगभग 28,000 30,000 के आसपास मामले आते थे, लेकिन आज 623 के आसपास मामले आए हैं। पहले तस्वीर में आपको एम्स दिखाऊंगा। ये वही जगह है जहां पर एम्बुलेंस की कतारें लगी रहती थी, लोग जो है लाइन में खड़े रहा करते थे कि उनका इलाज हो सके। कई लोगों को बेड्स नहीं मिलते थे, कई लोगों की हालत इतनी नाजुक होती थी कि वो बिना बेड्स के जो है वो दम तोड़ दिया करते थे। एम्बुलेंस के अंदर ही कई लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आज स्थिति में काफ़ी सुधार आता हुआ नजर आ रहा है। ये है एम्स की तस्वीर और ठीक इसके सामने सफदरजंग है। मैं अपने कैमरा पर्सन विवेक से कहूँगा कि वो तस्वीर सफदरजंग की दिखाए, क्योंकि सफदरजंग का गेट नंबर 2 है। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल की ये तस्वीर है। हमने आपको एम्स की तस्वीर दिखाई, ये तस्वीरें हैं सफदरजंग की, जो आमने सामने 2 बड़े अस्पताल हैं दिल्ली में, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अगर जूम कर सके विवेक तो आपको दिखेगा कि स्थिति कितनी सामान्य हो चुकी है। जहां दिल्ली में 28,000 के आसपास मामले आते थे, वहां 623 के आसपास मामले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो पॉजिटिव तस्वीर है जिससे कहीं ना कहीं जरूर ये समझ आता है कि कैसे स्थिति में बदलाव हुआ है। ये वही एम्बुलेंस है श्वेता जिसकी तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, जो लगातार व्यस्त रहती थी, लेकिन आज ये खड़ी है एम्स के बाहर। तो कहीं ना कहीं स्थिति में बिल्कुल बदलाव आया। और जो प्रश्न आप जरूर पूछ रहे हैं कि क्या जो लोग जब व्यवस्था खराब थी उस वक्त सवाल उठाया करते थे, क्या अब वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? जी श्वेता, बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए और मैं शुरुआत करूंगी मृत्युंजय तिवारी आपके साथ और प्रेम शुक्ला जी आपके साथ। मृत्युंजय तिवारी जी, कैसी लगी ये तस्वीरें देख करके, जहां सुकून है, शांति है, व्यवस्था है? पूरा सुकून है। देखिए, सब लोग चाहते हैं, पूरे देशवासी चाहते थे, जो मौत का तांडव हो रहा था, जिस तरह से चीख पुकार चित्कार चारों ओर असंख्य चिताएं जल रही थी, इस पर धीरे धीरे विराम लग रहा है। ये तो सुकून वाली बात है। लेकिन जिन परेशानियों का सामना लोगों ने किया है उसको भी तो नहीं भुलाया जा सकता है। लाशों के अंबार गंगा माँ के गोद में जो देखा गया उसे भी नहीं भुलाया जा सकता। ये लॉकडाउन लगा, लोगों ने एहतियात बरता, बहुत कम हो रहे हैं, बिहार में भी हमारे यहाँ कम है, लेकिन जिन स्थितियों से लोगों को गुजरना पड़ा, वो स्थिति जो भयावह थी, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। जी, भगवान करे, कोई इनकार नहीं कर सकता कि कोरोना ने किस तरह से जिंदगियों को छीना है हमसे, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल तो मैं सीधा सीधा प्रेम शुक्ला जी कह रही हूँ, आज वो हल्ला गैंग कहाँ है जो ये कहता था कि सरकार नाकाम हो गई, प्रशासन नाकाम हो गया, सिस्टम वेंटिलेटर पर चला गया। जब 6 मई से आंकड़े कम होकर के सीधे हमने देखा 1 लाख तक आ गए, तो वो लोग क्यों बिल में छुप गए जो कह रहे थे कि ये सिस्टम कभी भी ठीक नहीं होगा? वो लोग आज क्यों नहीं आगे आके कहते हैं कि हाँ काम हुआ? श्वेता जी, इसमें सरकार का क्या रोल है? श्वेता जी, आप भली भांति जानती हैं कि जब महामारी होती है तो महामारी में लाशें बिछती हैं, और जब लाशें बिछती हैं तो गिद्ध स्वाभाविक तौर पर आते हैं। तो जिनको महामारी में लोगों की मदद करने की बजाय, सेवा करने की बजाय गिद्ध भोज करना था, वो सारे चीत्कार कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। लेकिन अब जब वहां पर जो है पूरी तरह से शांति हो गई है, तो शांति को देखकर, स्वाभाविक तौर पर लोगों को स्वस्थ हुआ देखकर, जो महामारी पर अपना राजनीतिक लाभ ढूंढ रहे थे, ऐसे राजनीतिक लाभार्थियों की चुप्पी जो है वो सहज और स्वाभाविक है, क्योंकि उनको लोगों की शुश्रूषा नहीं करनी थी, जनता की सेवा नहीं करनी थी, रोगियों को रोग मुक्त करने का प्रयास नहीं करना था। उनको सिर्फ और सिर्फ बीमारी के समय, महामारी के समय लोगों में भय का वातावरण फैलाने का दुष्कर्म करना था। अब वो किस बात का भय का वातावरण फैलाएंगे? क्योंकि लगातार हमारे डॉक्टरों के कारण, हमारी सरकार प्रशासनिक निर्णयों के कारण, डॉक्टरों की जो है अहर्निश सेवा के कारण जिस तरह से मरीज ठीक होकर गए हैं। हमारे यहाँ रिकवरी रेट क्या है? तो 98% से ऊपर रिकवरी रेट है।
जिस देश में 98% से अधिक रिकवरी रेट हो, क्या वहां के चिकित्सकों को आप श्रेय नहीं देंगे? वहां की प्रशासनिक सुविधाओं को आप श्रेय नहीं देंगे? लेकिन चूंकि लोगों को जो है महामारी के समय भयभीत करके और लोगों को डराना था ताकि लोग डर के मारे और परेशान हो, ऐसी परेशानी पैदा करने वाले तत्व स्वाभाविक तौर पर आज गायब हो गए हैं। नहीं, तो मैं यही तो समझना चाह रही हूँ दूसरी लहर पर हमने किस तरह से ब्रेक लगाया। आऊंगी मृत्युंजय जी, आऊंगी मृत्युंजय जी, आऊंगी। जरा मैं दिखा देती हूँ एक बार आंकड़ों को कि किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा काम है वो हुआ है, ये भी तो समझना जरूरी है ना। और इसके बाद में अपने जो बाकी गेस्ट पैनल है उनके पास में आऊंगी। देखिए, ये जरूरी है समझना कि ये जो पूरे के पूरे संक्रमण की दर है ये धीरे धीरे कम कैसे हुई, ये आप समझिए। दूसरी लहर पर ब्रेक कैसे लगा। 24 घंटे में 1,27,000 नए केस सामने आए महज। जो आंकड़ा हमने 6 मई को देखा था 4 लाख के आसपास, 24 घंटे में 2,795 मौत का आंकड़ा है। जो आज की स्थिति है वो मैं आपको बता रही हूं। एक्टिव केसेस की संख्या 18,95,000 पर है, यानी ये एक्टिव केसेस जो लगभग आप समझिए कि 25 से ऊपर हुआ करते थे आज कम हो गए हैं। रिकवरी रेट, सबसे जरूरी चीज है रिकवरी रेट, यानी वो लोग जो ठीक हो रहे हैं 92% के आसपास वो लोग हैं जो ठीक हो रहे हैं। यानी आप ये समझिए कि अगर इस पूरी फिगर को हम राउंड ऑफ करके देखें तो ये वो लोग हैं जो कोरोना को मात दे रहे हैं। और यही स्थितियां हैं कि हम आज एक उस स्थिति में पहुंच गए जहां पर संक्रमण दर कम हुई है। संक्रमण दर आज 6.62% पर आकर के रुकती नजर आती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो क्या काम किया गया है उसका यह असर है कि दूसरी लहर जो लग रहा था क्या खत्म होगी नहीं होगी। सुरुचि विश्वास जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि एक सकारात्मक माहौल बनाने की जरूरत है, क्योंकि दहशत और भय का माहौल तो खूब बनाया गया, आपदा में अफसर को खूब ढूंढा गया, वो हमने देखा था। लेकिन अब जब सकारात्मक माहौल बनाने का एक कदम होना चाहिए, वो नजर क्यों नहीं आता मैम? सरकार के पक्ष में माहौल बनाना एक अलग बात है, लेकिन धरातल पर अगर आप देखें तो परिस्थितियां असहनीय हैं। अभी मेरे साथी प्रवक्ता ने एक शब्द इस्तेमाल किया, गिद्ध भोज। ये गिद्ध भोज की क्या व्याख्या है आपकी दृष्टि में? आंखें बंद करने से आप अंधकार से नजरें नहीं चुरा सकते। अभी ताजा आंकड़ा देख लीजिए, 40 साल की पहली जो जीडीपी की, तो दुर्गति को स्वीकार कीजिए, अक्षमता को स्वीकार कीजिए। जब आपको एक वैज्ञानिक अप्रोच लगानी थी तब आप ताली थाली दो बत्ती दिया बत्ती अगरबत्ती कर रहे थे। आपदा में अवसर वो होता है जो 8,000 करोड़ का विमान माननीय प्रधानमंत्री जी ने खरीदा। आपदा में अवसर वो है जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चल रहा है। देश को आवश्यकता है वैक्सीनेशन की। मैंने फिर वही बात तो कही थी अवनीजय जी, मैंने यही तो कहा था कि आखिर क्यों नहीं वो सुर सुनाई पड़ते हैं जिसमें ये कहा जाए कि हाँ ठीक है स्थितियां संभलती नजर आती हैं। शुरुआत क्यों नकारात्मकता के साथ की जाती है? मैं तो यही कह रही हूँ ना, पहले दिन से दहशत, भ्रम, नकारात्मकता। अरे जो स्थिति है वो तो किसी से छिपी है नहीं। अवनीजय जी, आज भी क्या हम वही नकारात्मकता दिखाएंगे? आज भी हम नकारात्मकता में जिएंगे? अवनीजय जी, आप बोलिए अवनीजय जी, जवाब दीजिए आपकी बात का। मुझे लगता है पर या सोशल मीडिया पे झूठ बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई रही है। लगता है कि टेलीविजन चैनल आकर के जो बोलते हैं कार्रवाई होनी। बिल्कुल सेंट्रल विस्टा के बारे में इन्होंने कहा, मेरा में प्रस्ताव आया, 12 की बात है, 35,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य बजट है। इतनी अकल अगर किसी को नहीं है तो उसको बोलना भी नहीं चाहिए, अपनी जुबान भी नहीं खोलनी चाहिए। तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों यहाँ पर वैक्सीनेशन की बात हुई है। जरा मैं इस वक्त की बड़ी खबर बता देती हूँ, वैक्सीन अभियान किस तरह से तेज होगा ये मैं आपको बता रही हूँ। 1 करोड़ होगा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। जुलाई अगस्त तक हर दिन 1 करोड़ डोज लगेगी वैक्सीन पर। आईसीएमआर का एक बड़ा ऐलान है, दिसंबर तक पूरी आबादी को वैक्सीनेशन हो जाएगा। टीका वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, ये आईसीएमआर कह रहा है। सुची जी, आपको शायद जवाब मिल गया होगा, क्योंकि आप यही कह रही थी कि वैक्सीन की बात करिए, वैक्सीन कहां है देश में। और मैं इसीलिए कह रही हूं, क्या ये जो आंकड़े आ रहे हैं क्या ये झूठ बोलते हैं? अवनीजय जी, ये बहुत बड़ी इस वक्त खबर मैं आपको बता रही हूं। इंतजार दरअसल यही हो रहा था कि सब के सब लोग कब वैक्सीनेट होंगे, कब सबको वैक्सीन लगेगा। और ये कहा जा रहा है कि अगस्त और जुलाई तक, अगर हम देखें जुलाई अगस्त तक, तो 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, 1 करोड़ वैक्सीन अवेलेबल हो जाएंगी। ये कामयाबी नहीं है तो फिर क्या है सुची जी? आपका प्रश्न मुझसे है, बताइए सुची। देखिए, वैक्सीनेशन तो वैसे भी देश को लगना चाहिए, लेकिन अगर सरकार की प्राथमिकता सेंट्रल विस्टा होगी, अगर सरकार की प्राथमिकता देशवासी नहीं होंगे, अगर बाबा रामदेव के माध्यम से एलोपैथी को बदनाम करके
और देश को गलत दिशा देने का प्रयास किया जाएगा तो ये दुखद है। और इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐन मौके तक 6.5 करोड़ व्यक्ति के डोजेस बाहर भेजे गए, जब ऑक्सीजन का निर्यात हुआ, तो हमें जो परिस्थितियां हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिए। और श्वेता जी आप तो लिख देते हैं कि हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ की, हमारे यहाँ प्रतिभागी की बोलने की, लेकिन मुझे लगता है कि प्रेम शुक्ला जी ये सरकार से आप मांग करें कि यहाँ पर आकर के झूठ बोलने वालों के ऊपर कार्रवाई हो। आज तक पिछले लहर में, पिछली जो लहर आई पूरे विश्व में भारत की जिस तरीके से तारीफ हुई, उसको एक रिट्वीट नहीं मिला भारत के विपक्ष का। और अगर विदेश में एक खबर छप जाए गलत, तो सारे लोग रिट्वीट करेंगे। कमलनाथ कह रहे भारत काम है, लेकिन वही कार्यवाही नहीं। आज अगर इतनी एक महीने में दूसरी जिस तरीके से नियंत्रण पाया गया है, आप हाहाकार करेंगे, लेकिन अगर उसका नियंत्रण अच्छा हुआ है तो उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा विपक्ष। भारत देख रही है, देख भी रही है, समझ भी रही है। ये मत सोचिए कि टीवी चैनल पर आकर के जनता को भरमाया जा सकता है, वो भी चलने वाला है नहीं, बिल्कुल झूठ चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में महंत योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से एक जिले में घूमे, वो स्वयं गए हैं। मुख्यमंत्री ऐसा है जो एक जिले में खुद गया, जाकर के अपने ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, उसने देखिए ना। लेकिन एक और वहीं पर उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री है, यही बात समझना चाहता हूँ। वैक्सीन पर हर दिन स्टेटमेंट आता है, तो क्या उस पर विश्वास नहीं है? जो संक्रमण की दर कम हो रही है, क्या इस पर विश्वास नहीं है? तो ये विश्वास होगा कैसे? अब निजेश जी भी यही बात कह रहे हैं। अहमद खान जी, विश्वास आएगा कैसे? किस बात से आप लोग यकीन करेंगे कि नहीं स्थितियां संभल रही हैं? इस देश में आप अकेली हैं जो विश्वास नहीं रखती हैं। आप इस देश में आप अकेली एंकर हैं। आपको एहसास नहीं है कि जिस वक्त इसी लखनऊ के अंदर मैं बैठा हूं, जहां 70 120 नंबर टोकन के आते थे, 200 आदमी एक घाट पर जलाए जाते थे। आपको विश्वास नहीं है? अरे आपको विश्वास नहीं है कि किस तरह से सुनिए मेरी बात। अब आप भाषण आपका नहीं सुनने बैठे हैं, मेरी बात सुनिए पूरी। आपका भाषण मैं नहीं सुनूंगा, मेरी बात सुनिए, ठोका टाकी मत करिए। मैं आपको भाषण नहीं दे रही हूं सर, आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूं, मैं आपको भाषण नहीं दे रही हूं। मैं आपको ठोका टाकी नहीं सुनूंगा। आप बोलने दीजिए, आप बोलने का अधिकार मत छीनिए। आप समझने की कोशिश करिए। नहीं, क्या नहीं कर रहे हैं? आपके बीच में बोल रहे हैं, ये दलाल लोग हैं, ये अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक घर से 5 किसको आप दलाल कह रहे हैं, जरा मैं समझना चाहती हूँ। अहमद खान जी, एक मिनट। अब निजेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आप सुनिएगा, मैं जवाब चाहूंगी, आप दीजिएगा। हाँ, बताइए सर। अहमद खान जी, आराम से सर, चिल्लाइए मत, कोई जरूरत नहीं चिल्लाने की। बड़ी आराम से, प्यार से आज मैं डिबेट कर रही हूँ, बहुत प्यार से ही मैं डिबेट कर रही हूँ। आप लोग की यही शिकायत होती है सर। आप मुझे बताइए, दलाल किसको कहा आपने? और सुनिए मेरी बात। ना, मुझे पहले क्लियर करिए, आपने दलाल किसको? भाई आप बीच में बोलती है, बड़ा मुश्किल। आप मुझे बताइए, दलाल किसको कहा? आपको एंकरिंग नहीं आती है? नहीं, आप मत सिखाइए मुझे एंकरिंग, आप मत सिखाइए सर, मुझे जरूरत नहीं है सीखने। आपको एंकरिंग ठीक है, आप मुझे बताइए, दलाल किसको कहा? मैं पूछ तो रही हूँ सर, दलाल किसको कहा आपने? आपने दलाल किसको कहा? पहले इनका ऑडियो कम करिए, मैं पूछ लेती हूँ। ये सुन नहीं रहे हैं, अहमद खान साहब, आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ सर। बीच में सुनिए मेरी बात। कोई फायदा नो सर, आपको गलत बात में ना बर्दाश्त करूंगी और ना मैं किसी को करने दूंगी। बात नहीं आने दी आपने। आप दलाल किसको कह रहे हैं? बात क्या करेंगे? ऑडियो कम करिए, ऑडियो कम करिए। अहमद खान जी, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। सर, मुझे आप पाठ मत पढ़ाइए, ये बताइए जरा, दलाल किसको कह रहे थे? दलाल किसको कह रहे हैं? बाहर करें। ना आप किसी की बात सुन, मैं आपसे बहुत स्पष्ट शब्दों में सर, अब मैं कह रही हूँ सर, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ सर, और हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही हूँ, मुझे बताइए, आपने दलाल किसको कहा? आपने दलाल किसको कहा, मुझे बताइए। आप बताइए मुझे सर, डिबेट तो मैं बाद में करूंगी, पहले मुझे बता दीजिए कि दलाल कौन है आप अपनी बात। ना, आप बोल किसको रहे हैं, जरा मैं भी तो क्लियर हो जाऊं, मैं भी तो जरा क्लियर हो जाऊं कि आप एजेंडा क्यों चलाएंगे? मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, आपसे अदब से बात कर रही हूँ, आपको सम्मान दे रही हूँ, आपको ये कह रही हूँ कि सर, और आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। अहमद खान साहब,
प्लीज एक बार और आपसे सर करके रिक्वेस्ट करके बात कर रही हूँ। आपकी बेटी की उम्र की हूँ सर मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। अरे सुनिए मैं सर, आपकी बेटी की उम्र की हूँ मैं। आप दलाल किसको कह रहे हैं पहले तो मुझे ये बताइए। आप एक्सपोज हो गए आज एमएच खान जी, आप एक्सपोज हो गए। और जब आपको पास जवाब नहीं मिला तो अब आप रो रहे हैं। सर आप एक्सपोज हो चुके हैं। नो सर आप एक्सपोज हो चुके हैं। यू आर एक्सपोज एमएच खान जी, यू आर एक्सपोज। एक्सपोज सर मैं 1000 बार बोलूंगी। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ सर। नो मैं एमएच खान जी, आप बोल क्या रहे? मैंने आपसे 3 शब्द कहे। आपका मैं सम्मान करती हूँ, आपकी उम्र का लिहाज करती हूँ। नाचने वाला नहीं हूँ मैं। एक मिनट जनता के बीच में सुनिए, आप क्या जनता की बात करते हैं? दलाल कह रहे हैं आप। माफी मांगिए पहले, आपने जो बोला है सर, आपने जो बोला है उस पर माफी मांगिए। आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ सर, आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ। सुनने को तैयार नहीं है आप। मैं आपको एक ग्राफिक्स दिखाती हूँ, मैं जरा आपको एक ग्राफिक्स दिखाती हूँ कि कैसे उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। फिर आऊंगी एमएच खान जी और मैं कहूंगी तब तक आप जरा माफी अपनी तैयार रखिएगा। मैं पूछूंगी फिर से दलाल किसको कहा, भले ही आपको चुभे चाहे कुछ हो जाए। आप शब्दों का इस्तेमाल ना मैं सर करती हूँ ना मैं किसी को इजाजत देती हूँ अपनी डिबेट में। आप मर्यादा में रहिए, अपनी जो बातें रखनी है आप रखिएगा। उम्र का लिहाज कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे। अब जरा देखिए तस्वीरें, एमएच खान जी जरूर देखिएगा आप ये तस्वीरें, अगर आप अपने गुस्से से बाहर आ जाए तो। कोरोना कंट्रोल का यूपी मॉडल क्या है? ये वो यूपी मॉडल है जिसकी तारीफ WHO ने भी की थी। ये है वो यूपी मॉडल। कोरोना कर्फ्यू से संक्रमण कब हुआ, यानी लॉकडाउन जो किया गया उससे कोरोना संक्रमण दर में कमी आई। आज से अगर 61 जिलों में छूट लागू की गई है तो वो पाबंदियों के साथ की गई है। आपको मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। और आज से ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। 600 से ज्यादा केसेस वाले जिलों में अभी भी सख्ती होगी, यानी वहां पर अभी भी छूट नहीं होगी। युद्ध स्तर पर संजीवनी की डोज दी जा रही है, यानी कि वो लोग जो कोरोना संक्रमित है या संक्रमित ना हो उसके लिए जो कोशिश की जा रही है वो मैं आपको बता रही हूं। ये है उत्तर प्रदेश का वो मॉडल जिसकी तारीफ WHO ने भी की है। अब तक लगभग बताया जा रहा है 1,83,00,000 लोगों को टीका लग चुका है। मैं कहूंगी सुरुचित आंकड़े देखिएगा, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं टीकाकरण कहां हो रहा है, तो फिर 1 करोड़ टीके कैसे हुए? जून में 1 करोड़ टीके लग जाए और ज्यादा ये भी लक्ष्य रखा गया है। अगस्त और जुलाई तक तो 1 करोड़ जो टीके हैं वो बाजार में अवेलेबल भी होंगे। 15 जून से स्पेशल बूथ से टीकाकरण अभियान शुरू होगा, यानी स्पेशल बूथ बनाए जाएंगे, उनसे टीकाकरण अभियान शुरू होगा। यूपी में अब 32,000 एक्टिव केसेस है, यानी ये समझिए यही एक्टिव केसेस की संख्या जो 70-70 हजार तक होती थी, अब 32,000 एक्टिव केसेस हैं। कैसे कैसे कमी आ रही है ये मैं आपको बता रही हूँ। और मैं ये कह रही हूँ कि जरा तस्वीरें देखिए, वो तस्वीरें जो इस बीच हमें लापरवाही की भी नजर आती है और इन्हीं को तो रोकना है। ये देखिए, ये इनको कहां से समझाया जाए? ये लोग जो अपने लिए भी संकट बनाते हैं, दूसरों के लिए भी संकट बनाते हैं, इनको मैं कहां से समझाऊं? इनको कैसे हाथ जोड़ के बार बार विनती की जाए इनसे कि प्लीज और प्लीज मान जाइए, अपने लिए नहीं अपने अपनों के लिए मान जाइए। और मैं इसीलिए मृत्युंजय तिवारी जी और मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे शुरुआत करती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, ये तो बहुत अजीब सी स्थिति हो चुकी है। एमएच खान, अरे एमएच खान सर आप अभी भी बोल रहे हैं, सवाल ही मैंने आपसे नहीं किया। आप क्या बात हो गई है सर, क्या बात हो गई है? आपसे मैं सवाल ही नहीं कर रही हूँ, आप जबरदस्ती लड़ाई पर आ गए टीवी पर। क्या कर रहे हैं आप ये सर? आप क्या कर रहे हैं? नेशनल टीवी है सर, नेशनल टीवी आपका घर नहीं है कि अपना गुस्सा उतार देंगे किसी के ऊपर? क्यों बुलाया मुझे? तुम क्या होता है? क्यों बुलाया मुझे? तुम क्या होता है? अगर बुलाया है तो सुनो मेरी बात। मैंने क्यों बुलाया? अगर बुलाया तो हकीकत सुनो। हाँ, अगर ये सुनो कि दलाल हो, ये सुनो दलाल है। क्यों कहा दलाल, ये बताइए। हाँ, क्यों जब लोग बोलोगे नहीं तो दलाली कर रही हो, और क्या कर रही हो? बस एक्सपोज। बात पूरी हुई नहीं। सुनिए मार दिया तुमने। ये देखिए, तुम कह दिया कि आप ये मैं क्या इनसे तुम करके बात कर रही हूँ? मैं चाहूंगी प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी बौखलाहट तो सामने आ गई, जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी, क्या कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी एमएच खान जी को समझा श्वेता जी श्वेता जी, जिस तरह से तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से दलाल शब्द कहा जा रहा है, जिस तरह से एक एंकर को नाचने वाला कहा जा रहा है, यह इस बात का सीधा संकेत है कि वो हताशा के गर्त में गिरे हुए व्यक्ति हैं। उनको आप बार बार करें उम्र का लिहाज कीजिए, लेकिन उनको अपनी उम्र का कोई लिहाज नहीं है। वो दलाल शब्द का प्रयोग करेंगे, नाचने वाला शब्द का प्रयोग करेंगे, तू तड़ाक करेंगे, ये भाषा की सारी मर्यादाएं तोड़ेंगे, सारा अपना संस्कार प्रकट करेंगे। निश्चित तौर पर एमएच खान जी ने आज अपनी भाषा पर मर्यादा को न केवल भंग किया, बल्कि उन्होंने अत्यंत निंद भाषा का प्रयोग किया है। इस तरह की भाषा का प्रयोग
किसी भी स्वस्थ व्यक्ति से अपेक्षित नहीं है। आपसे अपेक्षा है कि आप अपने मनोचिकित्सक को प्रति दिखाएं और अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जो है सतर्क हो जाएं। इस तरह से बौखलाना, इस तरह से भाषा का प्रयोग करना, इस तरह से अपशब्दों को बकना, ये किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। आपसे अपेक्षा है कि बारंबार कम से कम 7 मिनट लगातार एंकर महोदया ने, श्वेता जी ने आपको बोलने का अवसर दिया। 7 मिनट कम तो नहीं होता ना। एक मिनट, बिल्कुल मुझे लगता है यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी, जरा मैं एमएच खान जी का दर्द समझ लेती हूं। एमएच खान जी, आपने अपशब्द बोले। एमएच खान जी, आपने मुझे अपशब्द बोले, आपने मुझे तू तड़ाक बोला, आपने मुझे ना जाने क्या क्या बोला। सर ये तो सर मेरी एक सज्जनता है कि मैं अभी भी आपकी बात को सुन रही हूँ और आप मेरे शो में बैठे हुए हैं। सर ये तो मेरी एक सज्जनता है सर, ये मेरे संस्कार है कि मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, आपको सम्मान दे रही हूँ और आप मुझे अपशब्द कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको टीवी पर डिबेट में बोलने दे रही हूँ। सर ये मेरा बड़प्पन है सर, आप बड़प्पन नहीं दिखाएंगे। आपकी पोती की उम्र क्यों में सर, आपकी पोती की उम्र क्यों में, आपके पोते की उम्र क्यों है जी? तुम नहीं और आप तुम बोलेंगे मुझे? तुमको तुम नहीं कह सकता क्या? नहीं, मैं तो बोल रही हूँ आपको। आप मुझे तुम क्या बोलो, आप मुझे बेटी भी बोलो तो मुझे स्वीकार है। आप मुझे बेटी भी बोलो तो मुझे स्वीकार है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपको सम्मान दे के थक गई और आप मेरा अपमान करे जा रहे हैं। तुम बेटी हो, पोती हो, सब कुछ हो, नहीं मैं चाहती हूँ इनका फेट कम करिए। नहीं, बहुत हो गया। सूची को लेकर आइए, डिबेट में सूची को लेकर के आइए। सूची, बहुत हो गया। सूची, क्या सवाल पूछना इस देश में गुनाह हो गया है? इसीलिए तो मैं कहती हूँ ना, वो हल्ला गैंग जो हल्ला मचाता था संक्रमण के आंकड़ों को लेकर के, और हर दिन इसी तरह से बौखलाहट होती थी जब हम सच्चे सवाल करते थे। तो क्या सूची इस देश में सच्चे सवाल करना गलत हो गया है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सवाल वाजिब है, जवाब देना भी वाजिब है, और भाषा और संवाद की गरिमा हमेशा बनाए रखनी चाहिए। बिकॉज लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ थॉट। जो आपके विचार है वही आपकी भाषा से परिलक्षित होते हैं। तो इस प्रकार से तो मैं किसी को भी प्रमोट नहीं करती। पैनल में है तो एक दूसरे का सम्मान बरकरार रखना चाहिए। लेकिन जितने विषय आपने उठाए हैं, उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, जो 1 करोड़ टीका आपने दिखाया है, तो मुझे लग नहीं रहा है कि 1 करोड़ आबादी को टीका प्रॉपर लगा है। क्योंकि हेडलाइन मैनेजमेंट और डेटा मैनिपुलेशन में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ पूरे देश में 1 नंबर पर हैं। अगर आप बात हेडलाइन मैनेजमेंट और मीडिया मैनेजमेंट की करेंगी तो लाख वो इस बात को छुपा नहीं। सुची जी, मुझे तो ऐसा लगा कि आप भी एक महिला हैं और आज आप ये कहेंगी डिबेट में कि एमएच खान जी, ठीक है, जो मेरे दादाजी की उम्र के हैं, उनको कम से कम ये तो कहना चाहिए कि हाँ बेटा मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। हाँ बेटा मैं गलती से ये बोल गया, ठीक। मेरे दादा की उम्र के हैं तो मैं इनसे माफी तो नहीं मंगवाऊंगी, ये मेरे संस्कार में नहीं आता। लेकिन मैं इतना तो जरूर कहूंगी कि कम से कम ये तो एक उदाहरण दे। सर मैम, ये टीवी पर जो बच्चे देख रहे हैं ना शो, उनको फिर बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं कि बुजुर्ग आकर अगर इस तरह से करेंगे तो आप क्या देश को बता रहे हैं? आप तो यहाँ पर आए हैं ना सर एमएच जी, मैं आपको फिर मौका दे रही हूँ सर, फिर मौका दे रही हूँ। कहते हैं कि जो नाती पोता जो बदतमीजी करते हैं उसका क्या हाल है? अच्छा, मैंने क्या कर दिया आपके साथ कि आप अगर अपने बाप दादा को बोलने नहीं दोगी, बोलने नहीं दोगी, आप बोलने ही नहीं दे रही हो। आप बार बार दलाल बोलेंगे, मैं आपको बोलने दूंगी। खनन कर रही हो। चलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? चलिए दर्द पूरा करिए। आप बोलने नहीं दे रही, बात जैसे शुरू कर रहा हूँ वैसे आप टोकीटा पकड़ रही हैं। आप पूरी बात तो मेरी याद दीजिए। 5 सेकंड भी नहीं बोल पाया मैं आपके चैनल पर, और बैठा हूं मैं। आप मेरी बात सुनिए, आप सबसे सुनिए, मेरी बात भी सुनिए। अगर हम कह रहे हैं कि अगर आप बेटी या पोती हो तो मैं तुम कह सकता हूं, मैंने कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं किया है, मैंने कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको आप कहना चाहिए तो मैं आप कह रहा हूं। आप सुनिए, आप सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। आप सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। आप ही बोल रहे हैं सर, ख्यालात आप ही बोल रहे हैं, भूल गए शायद। अगर आप ख्यालात नहीं, आप हमारी बात पूरी आने नहीं दिया। मैंने कहा था कि लखनऊ के अंदर कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जिसमें आम मरीजों के लिए सुविधा हो। इस कोविड काल में जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी अहम भूमिका रही है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अगर उनके प्राइवेट अस्पताल ना होते तो दशा क्या होती? मैंने तो यही कहा कि लखनऊ में गोमती नदी के किनारे 125-130 टोकन मिल रहे थे। आप वो दिन भी याद करिए। हमने अपनी पत्नी को खोया है, आपने अपने घर में किसी को नहीं खोया है। यहाँ हमारे मोहल्ले में 2500 लोग मर चुके हैं। अब उस दिन को भी याद करिए कि हाँ ये कष्ट हुआ लोगों को,
कष्ट हुआ, मैनेजमेंट नहीं हुआ। आज भी हार्ट के पेशेंट का अहमद खान जी, आज सुनिए अहमद खान जी, किसी को जब बोलते हैं ना अहमद खान जी, आज भी अहमद खान जी, मैं आपसे फिर कह रही हूँ सर, मैं आपसे अभी भी सर करके बात करूंगी। मैंने आपको पूरा मौका दिया और अगर आपने घड़ी पहनी हो तो बहुत अच्छा है। मैंने घड़ी पहन रखी है, 2 मिनट 30 सेकंड का पूरा वक्त आपको दिया है। आप भी अपनी घड़ी निकाल के चेक कर लीजिएगा। अब ये तो कह मत दीजिएगा कि मैंने आपको मौका नहीं दिया। गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ, ना खुद गलत करती हूँ ना किसी को गलत करते हुए देख सकती हूँ। अब मेरी बात सुनिए अहमद खान जी, आपका रोना कभी नहीं खत्म। आप मुझे एक बात सुनिएगा, आपने क्या बोला ये, आपने क्या बोला ये कि आपने किसी को खोया नहीं खोया? ना ना ना, मैं आपकी पोती की उम्र की हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। आपने क्या कहा कि आपने किसी को अपनों को खोया कि नहीं खोया? आपकी पत्नी का इंतकाल हुआ, मुझे बहुत दुख है, लेकिन आपने ये बात कैसे कह दी कि आपने क्या किसी को खोया नहीं खोया? सर अगर मैं अपनी लिस्ट बता दूंगी ना, अगर मैं अपनी लिस्ट बता दूंगी ना तो आप लोग क्या आंसू नहीं थमेंगे? अगर मैं अपनी लिस्ट बता दूंगी ना तो आप बैठ नहीं पाएंगे। सर मैं अब आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे पास वक्त की पाबंदी है। अहमद खान जी आखिरी बार, आपके पोती की उम्र की हूँ, क्या आप ये कहेंगे कि आपने जो नेशनल टेलीविजन पर मेरे लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया वो आपको नहीं करना चाहिए था? मैं पूरा मौका दे रही हूँ अहमद खान जी, बाद में मत कहिएगा कि आपको प्रायश्चित करने का मौका नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। अगर कोई बात आपको बुरी लग रही है तो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई, मैंने ऐसी बात नहीं कही है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि हकीकत आपने मुझे दलाल नहीं कहा, मैंने आपने मुझे दलाल नहीं कहा है तो मुझे दर्द है। सर ये तो टीवी पे आप शो देख रहे हैं ना सर, ये सिर्फ आपके लखनऊ तक सीमित नहीं है, ये दुनिया में लोग देखते हैं। ये सिर्फ आपके लखनऊ तक सीमित नहीं है, ये दुनिया पे लोग देखते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ अवनीश जी, अवनीश जी, चलिए ये तो कहा कि अगर आपको बुरा लगा, मुझे बुरा नहीं लगा। आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, कुछ भी कह दीजिए सर। अवनीश जी, श्वेता आपने बहुत टाइम दे दिया है, बहुत बार पूछ लिया इन्होंने कहा, और एक बार नहीं कहा। जब आपने दोबारा पूछा तो इन्होंने कहा जब आप मुझे बोलने नहीं देंगी एंकर होकर के तो मैं आपको क्या दलाली तो कहूंगा। दोबारा फिर इन्होंने यही कहा और देश की जनता ने देखा, आपके दर्शकों ने देखा, और उसके बाद प्रायश्चित के नाम पर कि अगर मेरी कोई बात बुरी लग गई तो ठीक नहीं, ये सब नहीं चल रहा है। श्वेता जिस तरीके से फिर आप बोल रहे हैं, आपके बीच में नहीं बोला था ना, आपके बीच में नहीं बोला था ना। सर पूरी बात करें क्योंकि मेरे पास ना इस वक्त यहाँ पर तमाम लोग, इनमें से कोई एक व्यक्ति नहीं बोला। एक कहते हैं कि 1 करोड़ लग नहीं सकता, लाशों के बारे में मालूम चल गया कि वो पुरानी तस्वीर दिखाई गई थी। 2017 में मार्च में योगी आदित्यनाथ ने संभाला और 2000 अगस्त में गोरखपुर में डेथ हुई, उसके बारे में पूरे मीडिया में हुआ, लेकिन उसके पहले कितनी होती थी उसके बारे में चर्चा नहीं, और उसके बाद बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, चर्चा जब होती है तो बौखलाहट नजर आती है, जो आज पूरी तरह से टीवी में सबने देखा। ये वाकई प्रेम शुक्ला ने कहा कि आज ये खुश नहीं है, कम हो रहा है। सर मेरे पास वक्त कम है, अवधेश जी अभी जुड़े हैं मेरे साथ। अवनीश जी माफ करिएगा सर, मेरे साथ अवधेश जी अभी जुड़े हैं। अवधेश जी आज टीवी में सबने, पूरी दुनिया ने ये बात देख ली कि जब मैंने सच्चा सवाल किया, ठीक है, तो चलिए अभी तक तो आप लोग सोशल मीडिया पे एक हथियार बना लेते थे, लेकिन आज तो टीवी पर ही सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया गया अहमद खान जी की ओर से। ये श्वेता, एक पत्रकार होने के नाते मेरी पहली टिप्पणी तो यह है कि एसएम खान की भाषा, हमने इनके साथ 50 शोज किए हैं, एसएम खान की भाषा भारतीय कम से कम मीडिया के अंदर आगे से किसी टीवी चैनल पर अपीयर होने की अनुमति नहीं देती है, क्योंकि हमारा काम, हम जो बोलते हैं आपसे उल्टे सीधे नकारात्मक प्रश्न करेंगे, हमारा काम है। आप पॉलिटिकल पार्टी से हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि अपना संतुलन, बैलेंस बनाए रखते हुए आप उत्तर दें। आप किसी पत्रकार पर जो अपने वेतन पर ईमानदारी से काम करता है, मुझे शौक नहीं है, आप मत बोलाइए, आप कह दीजिए सब जगह लिख के भिजवा दीजिए, मुझे किसी चीज में शौक नहीं है। मेरे पास वक्त की आज बहुत कमी है, मेरे पास वक्त की आज बहुत कमी है। अहमद खान जी, आज मैं शो खत्म करते करते इतना जरूर कहना चाहूंगी सर, मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगी, आपके भी घर में बेटी है, आपके घर में भी नाती पोते हैं, मैं पोती की उम्र की हूँ आपके, ठीक है सर। सवाल
सवाल करना मतलब गुनाह नहीं होता है सर। कम से कम अगर आपका सम्मान है तो दूसरे का सम्मान भी बरकरार के रखिए। अब मैंने पूरे शो में आपको मौका दिया बोलने का, ये बिना सोचे कि आप फिर मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन मैं यही कहूंगी कि सम्मान सबका है, ये देश सबका है, और इसीलिए देश के खातिर जब हम सम्मान के साथ सवाल करते हैं तो सम्मान के साथ जवाब की उम्मीद भी करते हैं। अगली बार शो में आइएगा तो उस सम्मान को साथ में जरूर लेकर आइएगा जिसको इस वक्त आज घर पर रखकर आए। 5 के प्रहार में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।